आज का वीडियो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास का 7वां वीडियो होने वाला है। अब आज इसी वीडियो के साथ हम प्राचीन भारतीय इतिहास को ख़त्म करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ पिलानी द इल्डर द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नेचुरल हिस्ट्री। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ऑप्शन ए के बारे में, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी को किसने लिखा है? तो इसका राइटर अननोन है। अननोन ये ज्ञात नहीं है इस बुक को किसने लिखा है। जियोग्राफिका जो है ये स्ट्रोबो द्वारा लिखा गया है। जियोग्राफिका जो है स्ट्रोबो STROBO स्ट्रोबो द्वारा लिखा गया है। इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। तो पिलानी द इल्डर द्वारा लिखा गया बुक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथों में से एक मनुस्मृति डैश में लिखा गया है। तो मनुस्मृति जो है मनु के द्वारा संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, भारत के इतिहास का पहला लॉ बुक कौन सा है, कानून का किताब कौन सा है? तो ये मनुस्मृति ही है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो नागानंदा, प्रियदर्शिका, रत्नावली। ए, बी और सी ये तीनों जो बुक हैं ये हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। अमुक्त मर्यादा जो है ये कृष्ण देव राय द्वारा लिखा गया है। अमुक्त मर्यादा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कृष्ण देव राय मतलब कहाँ पर राज करते थे? तो ये साउथ इंडिया का आपका कर्नाटक वाला एरिया हो जाएगा। 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में बतलाता है? तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि राजतरंगिणी जो है किसने लिखा है? तो राजतरंगिणी जो है कल्हण ने लिखा है। कल्हण। और इसमें क्या था? कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी जिसने मौर्य राजवंश के शासन के समय में भारत का वर्णन किया था? तो ये इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। आपसे ये पूछा जाएगा मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो विक्रमार्जुन जो है ये आपका जो लिखा गया है ये कन्नड़ में लिखा गया है। ऑप्शन ए। प्राचीन भारतीय किस कवि ने मेघदूतम की रचना की थी? मेघदूत की रचना की थी तो कालिदास ने मेघदूत की रचना की है। कालिदास से कुछ और भी बुक है आप याद रख सकते हैं। मेघदूत हो गया, रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम हो गया। ये तीनों बुक किसका लिखा हुआ? कालिदास का लिखा गया है। व्यास महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास ने। रवि कृति के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये एहोल प्रशस्ति रवि कृति ने लिखा है। और हरिसेन ने जो लिखा है ये प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। और हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों का उल्लेख है? तो भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये जो 7 वर्गों में भारतीय समाज को विभाजित किया गया है ये उनके कर्म के अनुसार है कि कौन क्या काम करता है। इस हिसाब से कि मतलब कोई व्यापारी हो गया, कोई आपका कृषक है, इस हिसाब से बांटा गया है कर्म के आधार पर। निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सौंदर्भित नींव पाई गई है? तो भरतनाट्यम का जो नींव मिला है ये नाट्य शास्त्र में मिला है। नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र को हम लोग 5वां वेद भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित्र के लेखक थे? दरबारी कवि हर्षवर्धन का कौन था? बाणभट्ट। हर्षचरित्र किसने लिखा? बाणभट्ट ने। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में डैश द्वारा की गई थी। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कितने फिलॉसफी हैं, कितने दर्शन हैं भारतीय शास्त्र के। तो 6 दर्शन हैं।
पूर्व मीमांसा किसने लिखा है? तो ये जैमिनी ने लिखा है, जैमिनी ने। पतंजलि क्या लिखा है? तो ये योग दर्शन लिखा है। कपिल क्या लिखे हैं? तो ये सांख्य दर्शन। और व्यास महाभारत को लिखा है व्यास ने, वेद व्यास ने। तो पूर्व मीमांसा स्कूल जो हो जाएगा ये जैमिनी द्वारा स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस कवि ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी? प्रयाग प्रशस्ति को हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और इसी ने प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति को लिखा। दो महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभवम डैश द्वारा रचित है। अभी हम लोग देख चुके हैं रघुवंशम, कुमार संभवम और रघुवंशम जो है मेघदूतम, ये कालिदास द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत वर्णन देता है? तो ये राजतरंगिणी, कलहन द्वारा लिखित राजतरंगिणी जो है कश्मीर का विस्तृत वर्णन देता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो भारतीय इतिहास का जो बुक जो है जो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है वो है चरक संहिता। चरक संहिता किसने लिखा है? चरक ने। अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाण भट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध था? बाण भट्ट जो था ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इसी ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है। हर्षवर्धन की जीवनी बाण भट्ट ने लिखी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। कालिदास रचित नाट्य अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और राजा डैश की प्रेम कथा है। तो ये दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला का ये जो है प्रेम कथा है अभिज्ञान शकुंतलम। प्राचीन भारतीय पाठ राजतरंगिणी किसकी कृति है? राजतरंगिणी जो हो जाएगा कलहन की कृति है। कलहन राजतरंगिणी है कलहन द्वारा लिखित। कलहन एक लेखक थे जिन्होंने डैश के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। तो ये हो जाएगा कश्मीर के कलहन। कलहन जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है राजतरंगिणी में। अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क, ऑप्शन डी। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्ट अध्याय डैश से संबंधित एक पुस्तक है। अष्ट अध्याय ग्रामर, व्याकरण से संबंधित एक पुस्तक है। आपसे पूछा जाएगा कि व्याकरण का पहला जो किताब है वो कौन सा है? तो अष्ट अध्याय। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा है? तो मीमांसा सूत्र को जैमिनी ने लिखा है। मीमांसा सूत्र को जैमिनी ने लिखा है। सी यू की द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक कौन है? सी यू की वेनसांग द्वारा लिखा गया। आपसे पूछा जाएगा फाहियान द्वारा लिखा गया बुक का नाम क्या है? तो फो कुकिंग। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता का योगदान है। चरक संहिता किसने लिखा है? तो चरक ने लिखा है चरक संहिता। तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभाओं जिन्हें संगम के नाम से जाना जाता था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो संगम जो है मदुरई में आयोजित किया गया था। मदुरई तमिलनाडु में है। अमुक्त मर्यादा के लेखन किसने किया था? तो अमुक्त मर्यादा कृष्णदेव राय। अमुक्त मर्यादा जो किताब है जो कृष्णदेव राय ने लिखा था। अलबरूनी की प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद डैश भाषा में लिखी गई थी? तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अलबरूनी द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। अर्थशास्त्र डैश ने लिखा है? अर्थशास्त्र
चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य बोलिए या इसी को कौटिल्य बोलिए या इसी को क्या बोलते हैं, विष्णु शर्मा, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्ता, विष्णुगुप्ता, तीनों एक ही आदमी का नाम है। कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम, मिट्टी के छोटे गाड़ी, किसने लिखा है? तो यह है शूद्रक द्वारा लिखा। मृच्छकटिकम किसने लिखा है? शूद्रक। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के लेखन किसने किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इलांगो आदिगल ने किया है शिल्पाधिकारम। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक है? बाणभट्ट जो था हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, इसने हर्षचरित्र और कादंबरी लिखा है। हर्षचरित्र और कादंबरी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास की रचना नहीं है? तो कुमार संभव, विक्रम वंशी, मेघदूतम, ऑप्शन ए, सी और डी जो है ये कालिदास द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र जो है ये वात्स्यायन द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र जो है वात्स्यायन द्वारा लिखा गया है। पेंटिंग। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में शब्द NBPW क्या है? NPBW जो है मिट्टी के बर्तनों का एक प्रकार है। मिट्टी के बर्तनों का प्रकार। NBPW का मतलब होता है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होता है, ये बर्तनों का एक प्रकार है। 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि के दौरान बंगाल में प्रचलित मूर्ति कला की शैली को क्या कहा जाता था? तो 9वीं से 11वीं सदी के बीच में जो बंगाल में राज करते थे, पाल शासक राज करते थे, तो पाल शैली का विकसित हुआ था बंगाल में। भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पश्चिम डैश में तेलीय रंगों का इस्तेमाल किया गया था। तो तेलीय रंगों का 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया गया था। एक्चुअली अफगानिस्तान में एक जगह है बमियान, वहाँ पर गौतम बुद्धा का सबसे बड़ा स्टैचू था, सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्टैचू। मोनोलिथिक उसको बोलते हैं जिसमें एक ही पत्थर को काट कर मूर्ति बनाया जाता है, जिसको 2001 में टेररिस्ट द्वारा तोड़ दिया गया था। तो तेलीय रंग का इस्तेमाल सबसे पहले अफगानिस्तान में किया गया था चीनी और भारतीयों द्वारा। इसमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं उस पर जातक कथाएं लिखा गया है। जातक कथाएं कौन सा धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है जातक कथाएं। मिसलेनियस। अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य में भारत आया था? तो ये भारत आया था 9वीं शताब्दी। आपसे ये पूछा जाएगा सुलेमान ने भारत के किस राजाओं के बारे में वर्णन किया है? तो ये पाल और प्रतिहारों के बारे में वर्णन किया है सुलेमान। बिंबिसार ने किस राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो ये हो जाएगा अवंती के राजा को। एक्चुअली जो अवंती का राजा था ये पीलिया नामक रोग से ग्रसित था, तो इसी के इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने जो राजवैद्य थे जीवक को अवंती भेजा था। निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? तो अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बिंबिसार ने बनाया था। आपसे ये पूछा जाएगा कि बिंबिसार किस वंश का था? तो ये हो जाएगा हरियंक वंश का। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत के लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था? तो भारतीय समाज 4 भाग में बटा हुआ था। पहला है सबसे ऊपर ब्राह्मण था जो पाठ करता था, वेद पुराण महाभारत इनका पाठ करता था। दूसरा है क्षत्रिय जो कि राजपाट संभालता था और नियम कानून बनाता था। तीसरा है वैश्य, वैश्यों का काम था मुख्य रूप से व्यापार करना और शूद्रों का काम था खेती बाड़ी करना। तो यहाँ पर रक्षा और न्याय का काम किसका हो जाएगा? क्षत्रियों का। निम्नलिखित में से कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे नज़दीक है? हेमिस मठ जो है ये लद्दाख में है और लद्दाख
जो है लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और लद्दाख, तो ये कहाँ हो जाएगा, लेह में। हेमिस मठ कहाँ है, लद्दाख में, लेह लद्दाख में। भारतीय इतिहास में किसे आठवीं राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो आठवीं राज्य के रूप में वंश साम्राज्य को संदर्भित किया जाता है। एक्चुअली ये जो आठवीं का राज्य था, ये मध्य प्रदेश के राज्य में और कुछ पार्ट जो है साउथर्न पार्ट ऑफ यूपी, वहाँ पर राज करते थे आठवीं राज्य, तो वंश साम्राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंगलूर स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित जो है मंगलूर में ये है काद्री मंजूनाथ मंदिर। मंगलौर है कहाँ पर, कर्नाटक में। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था, तो उज्बेकिस्तान से जो भारत आया था 11वीं शताब्दी में, उसका नाम था अलबरूनी। निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश के साथ मेल नहीं खाता, मार्को पोलो इटली से आया था, एकदम सही। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ये जो पीटर मुंडी है, ये पीटर मुंडी आया था इंग्लैंड से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि पीटर मुंडी चीन का नहीं है, ये इंग्लैंड का है, ये इंग्लैंड का है पीटर मुंडी, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा सही। निम्नलिखित में से कौन एक नयनार संत नहीं है, तो इसमें से नयनार संत जो है संबंदर, सुनदादर, अपर, ये तीनों के तीनों क्या है, नयनार संत है। ये जो अंडाल है ये नयनार संत नहीं है, अंडाल जो है ये नयनार संत नहीं है, ये एक अलवर संत है। राजा अम्भी कहाँ के शासक थे, राजा अम्भी जो है ये तक्षशिला के शासक थे। जब 326 बीसी में अलेक्जेंडर जब भारत पर अटैक किया था, तो उस समय आपसे पूछा जाएगा तक्षशिला का राजा कौन था, तो अम्भी था। अम्भी अलेक्जेंडर का हेल्प करता है पोरस को हराने में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थिर है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है, तो भोरम देव महोत्सव जो है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ऑप्शन बी। भोरम देव मंदिर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। आपसे ये पूछा जाएगा भोरम देव मंदिर जो है ये किस देवता को समर्पित है, तो ये शिव को समर्पित है। निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था, मांडू को अपनी राजधानी होयसंग शाह ने बनाया था। मांडू है कहाँ पर, एमपी में, मांडू जो है एमपी में है। होयसंग शाह ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था और मांडू जो है ये एमपी में है। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, अलबरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है, तो ये होगा स्वर्ण भूमि। भारत को प्राचीन काल में स्वर्ण भूमि कहा जाता था। आपसे ये पूछेगा भारतीयों को सपेरों का देश किसने कहा, तो ये हो जाएगा यूरोपियन। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव फर्स्ट के टाइम में बना था और कोणार्क मंदिर है कहाँ पर, उड़ीसा में है, उड़ीसा। 14वें दलाई लामा डैश में रहते हैं, तो ये अभी भारत में है। भारत है कहाँ पर, धर्मशाला में रहते हैं, धर्मशाला हिमाचल में है, वहाँ पर रहते हैं। जो ये दलाई लामा है इनका जो असली जो घर है, मतलब ये जिस देश के हैं वो देश है तिब्बत, अभी भारत में है। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री मार्को पोलो किस देश के थे, तो मार्को पोलो हो जाएगा इटली का, मार्को पोलो इटली का था, ऑप्शन बी। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हो जाएगा कनाद। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक दर्शन 6 हैं, ठीक है। आपसे कपिल के बारे में पूछा है, कपिल जो है सांख्य दर्शन जो है कपिल का लिखा हुआ, पतंजलि का है योग दर्शन हो जाएगा, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना जो दर्शन है वो कौन सा है, तो ये सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन सबसे पुराना है।
सबसे पुराना। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री कौन थे? तो ये हो जाएगा भास्कराचार्य, जिन्होंने ये गणना की थी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, इस बारे में किसने बतलाया था? भास्कराचार्य। समय की गणना किसने की? भास्कराचार्य ने। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था? तो ये हो जाएगा शतरंज का खेल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शतरंज का खेल जो है किस देश में शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा भारत में। दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान डैश के नाम से जाना जाता है। तो जनरली जो साउथ इंडिया है वहाँ पर भगवान विष्णु को वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो अर्थ है, काम है, मोक्ष है, यश नहीं है। यश नहीं होगा, यश नहीं है। ये जो 4 काम है, मतलब 4 जो जिम्मेदारी है एक मनुष्य का, उसमें यश नहीं है। पारसी नववर्ष को क्या कहा जाता है? पारसी नववर्ष को जो कहा जाता है नवरोज कहा जाता है और ये 9 दिन तक मनाया जाता है। कोलथुनाडु, वल्लुवनाड, थेक्कुमकुल भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालीन राज्य थे? मतलब ये काफ़ी छोटा टाइम के लिए एक राजवंश था। तो ये कहाँ पर होगा? केरल का है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? तो वाजपेयी यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है। मुवेद वेलन जो है ये नहीं होगा। मुवेद वेलन जो है ये नहीं होगा। मुवेद वेलन एक्चुअली क्या होता था कि एक तरह का किसान होता था जो राजाओं को अपना सर्विस देता था। और ये जो है ऑप्शन ए, सी और डी, ये राजाओं द्वारा अपना पद ग्रहण किए जाने से पहले इस तरह का यज्ञ करवाया जाता था। वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? प्रशस्ति बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन, प्रशस्ति। जो भी राजा होता था, जो भी वो कुछ लिखवाता था अपने बारे में या अपने प्रजा के बारे में, वो पत्थर के क्या बोलेंगे, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर, उसको शिलालेख कहते हैं और इसको प्रशस्ति भी कहा जाता है। हस्तिनापुर का लौह कार्यांतर स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया है? तो हस्तिनापुर है कहाँ वर्तमान में? ये है उत्तर प्रदेश में। तो हस्तिनापुर का लौह कार्यांतर स्थल भी कहाँ होगा? हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में होगा। इसी के साथ हमारा प्राचीन भारत का इतिहास जो है ये ख़त्म हो रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।